नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश की खास पेशकश विरासत या मजबूरी। जी हाँ, परिवार की राजनीतिक विरासत जरूरी या फिर सियासत की है मजबूरी? क्या यही दुविधा है जिसने राहुल गांधी को रायबरेली लोकसभा सीट से नामांकन करने के लिए मजबूर कर दिया है? ईटी नाउ स्वदेश की इस खास चर्चा में हम आज इसी विषय पर बात करेंगे और टटोलेंगे अब आखिर राहुल गांधी के इस मूव के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरण आने वाले वक्त में किस तरह से बदलने वाले हैं। विरासत या फिर मजबूरी, यह सवाल इसलिए भी है जरूरी क्योंकि 2019 तक राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन 2019 में ही उन्होंने अमेठी के साथ साथ केरल के वायनाड का रुख कर लिया था। और जैसा कि राजनीतिक दलों और पॉलिटिकल पंडितों का अनुमान और दावा था, राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने अमेठी में शिकस्त दे दी। इस बार राहुल वायनाड से तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनकी दूसरी सीट यानी अमेठी की जगह बदल गई है। अब रायबरेली से वो चुनाव लड़ेंगे। तो इस मूव के क्या मायने समझे जाएं? क्या राहुल को वायनाड में तगड़ी चुनौती मिल रही है जिसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस की सेफ सीट रायबरेली को चुना, या फिर रायबरेली से चुनाव जीतकर राहुल कांग्रेस दक्षिण और उत्तर भारत के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश में जुटे हुए हैं? जी हां, क्या ये राहुल का एक तरह का गेम प्लान है, कांग्रेस का एक गेम प्लान है, एक रणनीति है, या कोई मजबूरी? क्योंकि अगर हम दो परिस्थितियां आपके सामने रखें, एक परिस्थिति जिसमें राहुल गांधी वायनाड या रायबरेली किसी एक सीट से जीतते हैं, तब तो स्थिति स्पष्ट है कि जहां से वो जीत रहे हैं वहां के प्रतिनिधि हैं। लेकिन अगर दोनों सीटों पे राहुल गांधी जीत जाते हैं तो राहुल गांधी किसे चुनेंगे, वायनाड को या फिर वो चुनेंगे रायबरेली को? रायबरेली की चर्चा इसलिए भी क्योंकि नामांकन के आखिरी दिन जो मियाद खत्म हो रही थी, उस दिन राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया और ये कांग्रेस ने एक तरह से अपने पत्ते छुपा कर रखे हुए थे। अब एक तरफ हमने देखा कि कांग्रेस ने वेट किया जब केरल का चुनाव संपन्न हो जाए, क्योंकि शायद अगर केरल के बीच चुनाव में राहुल गांधी की रायबरेली सीट की बात सामने आती तो जाहिर है केरल में जो विपक्षी दल हैं वो भी हमलावर होते। बीजेपी ने तो नैरेटिव सेट कर रखा है, लेकिन इस बीच लगातार बीजेपी हमलावर है राहुल गांधी पर, और राहुल गांधी अमेठी से उनका रायबरेली शिफ्ट होना, बीजेपी बार बार यही कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी से हारे थे, अब रायबरेली आ रहे हैं, हम उन्हें रायबरेली में भी हराएंगे। बीजेपी लगातार हमलावर होती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच में रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है। सोनिया गांधी यहां से लड़ती आई हैं, जीतती आई हैं, और इस बार राहुल के मुकाबले जो इस वक्त उम्मीदवार बीजेपी ने उतारा है वो कभी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे, कांग्रेस में बड़े अहम पदों पर रहे, और अब वो 2018 के बाद से बीजेपी का दामन उन्होंने थामा हुआ है। वो भी कह रहे हैं कि इस बार रायबरेली से वो राहुल गांधी को हराएंगे। तो आखिर किस तरह का समीकरण है, किस तरह की बातें सामने आ रही हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के एक प्रतिनिधि, एक स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनके पास जाना चाहूंगा। हमारे साथ इस वक्त राकेश शेट्टी साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन हैं महाराष्ट्र कांग्रेस से। शेट्टी साहब, स्वागत आपका, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीजें, जानकारियां हमने स्पष्ट की। बीजेपी हमलावर है इस फैसले के बाद, कांग्रेस के इस फैसले के बाद कि राहुल अमेठी के को छोड़ अब रायबरेली जा रहे हैं। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि रायबरेली में राहुल को हराएंगे। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, जिस तरह चुनाव का फर्स्ट फेज और सेकंड फेज हुआ है,
हमें पूरे देश से खबर मिल रही कि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई और उनको ऐसा लगा कि राहुल जी उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ेंगे और वो जानते थे कि सोनिया जी भी नहीं लड़ रही, तो उनके लिए पूरा क्लियर ग्राउंड था। मगर अब ये सस्पेंस खुल गया कि राहुल गांधी जी अब रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे और ये इसका इफेक्ट पूरे उत्तर प्रदेश में होने वाला है। और इसलिए ये लास्ट तक सस्पेंस रखा गया क्योंकि हमने ये देखा कि केरल का भी चुनाव था, पूरे देश में इनको प्रचार करना था और ये फोर्थ फिफ्थ फेज का जो चुनाव है उसके लिए नामांकन तो आखिरी दिन, आज आखिरी दिन का, तो उन्होंने आज नामांकन कर दिया है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आपका जो प्रोग्राम का टाइटल आपने परिवारवाद करके आपने चलाया, आप भारतीय जनता पार्टी से राकेश जी प्रश्न कहीं परिवार नहीं है। आप विरास गलत बोल रहे हैं। विरासत, विरासत विरासत या मजबूरी? विरासत तो अच्छी बात है राकेश जी, विरासत है। नहीं रायबरेली, विरासत रायबरेली एक विरासत चलती आई है में गांधी परिवार की। नहीं अमेठी नहीं बिल्कुल रायबरेली, इस पे तो आपको गर्व होना चाहिए। तो प्लीज नहीं ये नहीं इस नाम पे कोई मुझे प्रश्न चिन्ह मत उठाइए। विरासत जब हम कहते हैं तब विरासत आपको बहुत पता है पॉजिटिव कि शब्द है। हिंदी में विरासत बहुत पॉजिटिव शब्द है। हम सभी मैं कहते हैं समझ रहा हूं इस बात हम अपने पिता की विरासत, अपने दादा की विरासत लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें और ज्यादा समृद्ध कर रहे हैं। तो हिंदी में विरासत बहुत ही पॉजिटिव शब्द है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह परिवारवाद को टारगेट करते हैं, मुझे देश में कोई ऐसा पत्रकार नहीं दिखता जो नरेंद्र मोदी जी से ये पूछे कि आप जब राकेश जी, मैंने आपसे मैंने राकेश जी मैंने मैं आपसे उसमें आ जाता मैंने हूं। आपसे सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी का राहुल नाम लेते गांधी ही आप क्यों घबराते? रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। बीजेपी कह रही है नामांकन भर कि दिया। अमेठी से भी हराया था, रायबरेली से भी हराएंगे। अब आप प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए, आपका जो प्रश्न है, राहुल जी तो नाम डिक्लेयर ही नहीं किया, आज उन्होंने नामांकन भर दिया। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में कह रहे हैं ना 400 पार। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कौन 400 पार होता है और कौन तड़ी पार होता है। ये इंतजार हमें भी है, देश की जनता को भी है। हमने देखा कर्नाटका में क्या हुआ। आप परिवारवाद बोलते बोलते नरेंद्र मोदी जी जेडीएस के साथ जो अलायंस किए है, प्रज्वल रेवन्ना के लिए मतदान वहां पे वोट मांगने जाते हो और वो प्रज्वल रेवन्ना जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने लिखित में चिट्ठी दिया था कि इसके स्कैंडल के जो सेक्स स्कैंडल्स के वीडियोस वायरल है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को टिकट दिया जाता जी, है और राकेश जी, और वो बात देश उत्तर छोड़कर प्रदेश की भाग हो जाता रही है, बात यूपी के चुनाव की हो रही है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि रायबरेली में आखिर ऐन वक्त पे रायबरेली से नामांकन का फैसला क्यों लिया गया? चलिए, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। इस बीच हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त अनिला जी जुड़ी हैं, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, स्वागत आपका। इसके साथ ही जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अनिला जी, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। मैं खबर यही है, अमेठी से उन्होंने शिफ्ट किया है, वो अब रायबरेली को उन्होंने चुना है। वायनाड पहले से ही जहां से वो चुनाव लड़ते रहे हैं, वहां से पहले की भांति चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इस बार अमेठी से शिफ्ट हो गया है। इतना तो मानना पड़ेगा कि यूपी में 64 सीटों का अभी चुनाव बाकी है। मोमेंटम तो बनेगा, थोड़ी सी चुनौती भी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव भी मैदान में आ गए हैं। राहुल का रायबरेली, जो कि उनकी एक तरह से गढ़ रहा है गांधी परिवार का, वहां से आपके जो प्रत्याशी हैं उसे कांग्रेस पहले भी हरा चुकी है। बताइए, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? राहुल गांधी रायबरेली से आज उन्होंने अपना नामांकन दर्ज कर दिया, अमेठी से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरी सबको राम राम। और वैसे तो कांग्रेस की जो दी फैमिली है वो अमेठी को, रायबरेली को अपनी रियासत समझती है। पिछली बार हमने देखा था कि अमेठी की जनता ने राहुल गांधी जी का साथ नहीं दिया था, तो ये दक्षिण की तरफ चले गए थे और बहुत कुछ कहा था उत्तर प्रदेश के विषय में, और खासतौर से जो पूर्वांचल है उसके विषय में सबको पता है क्या क्या टिप्पणियां उन्होंने करी थी। पर समय जो है ना,
वो मजबूर कर देता है। अब इनकी जो भी मजबूरियां रही हो, दोबारा इस तरफ आए हैं। रायबरेली को तो ये समझते हैं कि नहीं, यहाँ तो भाई हमारा ही ठिकाना है, यहाँ किसी और को हम नहीं दे सकते। ये तो मुझे अच्छी तरीके से पता था कि ये जो सीट है, रायबरेली की सीट है, ये इस परिवार को ही जाएगी, ये अपने पार्टी में से किसी और कार्यकर्ता को नहीं देंगे। अमेठी में हमने देखा है शर्मा साहब जो बलि का बकरा बनाए गए हैं, 40 साल जो है उनको तैयार किया गया, उनसे मोहब्बत की गई, उन्हें खिलाया पिलाया गया, उन्हें खूब अहमियत दी गई और फिर कहा खड़े हो जाओ और अब कुर्बान हो जाओ। वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि स्मृति ईरानी जी के सामने वो दूर दूर तक कहीं टिक नहीं पाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा भी ये बात जानती हैं कि वो स्मृति ईरानी जी के सामने या डबल इंजन की सरकार के सामने टिक नहीं पाएंगी, क्योंकि मैं अमेठी और रायबरेली की अगर बात करती हूं तो आप देख लीजिए इतिहास में जाके एक के बाद एक चुनावों में इनका वोट परसेंटेज जिस प्रकार से गिरता चला गया है। अब सोनिया जी भी जानती थी कि इस बार अगर मैं चुनाव लड़ूंगी तो रायबरेली से हार जाऊंगी, तो उन्होंने एक सहूलियत और सेफर वे जिसको कहते हैं चुनाव और राज्यसभा चली गई हैं। राहुल जी को इतना डर लग रहा था कि लास्ट डे ऑफ द नॉमिनेशन वो अपना नाम उजागर करते हैं और पर्चा दाखिल करने के लिए आ जाते हैं। अगर आप वीर हैं तो जंग से क्यों डर रहे थे? आप डर रहे थे इसीलिए आपने अपना नाम नहीं बताया। आपकी जो बहन है वो भी एक आसान तरीका ढूंढ रही है, जबकि लड़की हूं मैं, लड़ सकती हूं बोलती हैं। अगर आप लड़ सकती हैं तो चुनाव लड़ती हैं, अगर आप में हिम्मत होती तो खड़ी हो जाती ना स्मृति ईरानी जी के सामने और दिखा देती कि आप स्मृति जी को हराने की ताकत रखती हैं। पर नहीं, आपने भी सोचा मैं क्यों जाऊं, क्यों जंग लड़ूं, क्यों लड़ूं। ये तो जो भी मुहावरा कह लें या इनका जुमला कह लें, ये बाकी लड़कियों के लिए है, इनके लिए तो है नहीं। कल को ये भी राज्यसभा से पहुंच जाएंगी। पर मैं एक चीज जानती हूँ, कांग्रेस की जो असलियत है ये भारत जानता है, उत्तर प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश के साथ लगातार कितना दगा इन लोगों ने किया है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। मुंह की खाएंगे राहुल गांधी जी, इसीलिए वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। उनको पता है यहाँ से भी मैं हारूंगा तो वहां पहुंचूंगा। अरे इनसे हिम्मत थी तो रॉबर्ट वाड्रा है, जब ये लोग तय नहीं कर पा रहे थे तो रॉबर्ट वाड्रा अनिला ने जी, कहा आपकी कि मैं बात आ चुनाव गई, लड़ आपकी लेता हूं। बात आ गई। आपने अपनी बात रख दी। रामदत्त सर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमने बहुत, एक तो मैं कहूं कि हम चूंकि बिजनेस चैनल हैं, हम आम न्यूज़ चैनल नहीं है, तो हम कोशिश यही करिए सभी लोग कि पूरी बात अपनी रखिए और उस पर प्रतिक्रिया का इंतजार कीजिए। हम दोनों ही पक्ष, और इसमें एक रामदत्त सर बीच में है, तो रामदत्त सर वो संतुलन और समीकरण हमारे सामने और ख़ास विश्लेषण रखेंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को शायद उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। रामदत्त सर, ये जो फैसला लिया है कांग्रेस ने, ये कांग्रेस का गेम प्लान है या कांग्रेस की कमजोरी? अब मैं ये दो बातें इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये इसकी टाइमिंग बड़ी दिलचस्प है। केरल का चुनाव संपन्न होने के बाद यह फैसला लिया गया है। दूसरा, नामांकन जब उसकी मियाद खत्म हो रही थी तब यह फैसला लिया गया है। अब रणनीति यानी गेम प्लान और कमजोरी, इन दो शब्दों को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर केरल के बीच चुनाव में यह फैसला सामने आता तो बीजेपी तो छोड़िए, बीजेपी की तो खैर लगातार हमलावर रहेगी कांग्रेस पे, लेकिन केरल में लेफ्ट भी, विपक्षी पार्टियां भी और जो भी विरोधी पक्ष है इस वक्त कांग्रेस के लिए, वो सभी हल्ला बोलते, ये हम सब जानते हैं। एक नैरेटिव ये भी बनता कि शायद वायनाड में हार रहे थे इसलिए सीट बदल दी। कैसे देखा जाए इसे? नहीं, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि वायनाड में पोलिंग खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर वायनाड में पोलिंग से पहले यहाँ का अनाउंस कर देते तो प्रॉब्लम होती, क्योंकि पिछली बार भी कहा यही जा रहा है कि चूंकि ये उजागर हो गया था कि अमेठी और वायनाड दोनों जगह से लड़ रहे हैं, इसलिए अमेठी से वो हार गए। अदरवाइज केवल अमेठी से लड़ते तो हार की गुंजाइश नहीं बनती, ऐसा मतलब लोगों का मानना है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे पास सूचना है वो ये है कि लगातार कि ये लोग कोशिश कर रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब रायबरेली से लड़े,
और उसके पीछे जो गेम प्लान ये था कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश से और रायबरेली सीट से, तो जो दलित वोट खिसका हुआ है काफी दिनों से बीएसपी के कारण कांग्रेस से, वो वापस आ जाएगा। और उसके अलावा वो अपने आप ये माना जाएगा कि खड़गे साहब एक प्राइम मिनिस्टीरियल जो है चेहरा है, बिना कहे वो मान लिया जाएगा, तो उसका एडवांटेज उनको मिलता। लेकिन खड़गे साहब किसी तरह भी तैयार नहीं हुए, ये भी एक कारण है। क्योंकि आप देखिए कि वो लास्ट जब अनाउंसमेंट से पहले भी कई घंटे तक खड़गे साहब की और राहुल गांधी की बात हुई है दिल्ली में, ये सोच के खबरें आई थी, लेकिन बहरहाल वो तैयार नहीं हुए, तो इसलिए हुआ। और जहां तक फिर उनको शिफ्ट करना पड़ा, तब उन्होंने, और रायबरेली डेफिनेटली कांग्रेस फैमिली के लिए बेटर सीट इसलिए है क्योंकि इसमें जो मुंशीगंज का इलाका है, बहुत फेमस है ये इलाका पूरा अवध का, जहां जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ये लोग किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। मुंशीगंज का बहुत बड़ा गोलीकांड हुआ था, 1952 से फिरोज गांधी लड़ रहे थे। उसके मुकाबले अमेठी उतनी लॉयल सीट नहीं रही है, पहले भी संजय गांधी भी चुनाव हार चुके हैं। अमेठी थोड़ा ज्यादा एक फ्यूडल एरिया, रूरल एरिया है रायबरेली के मुकाबले। तो इसलिए ये बताया गया कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से उन्होंने फाइनली तय किया। और केएल शर्मा को जो लोग समझते हैं कि बहुत कमजोर उम्मीदवार है, मुझे लगता है उनका आकलन सही नहीं है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है राजीव गांधी के जमाने से केएल शर्मा वहां के एक एक वर्कर को, एक एक गांव को हमेशा से जानते रहे हैं। और सोनिया गांधी जी का और राजीव गांधी, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के जितने भी काम है पॉलिटिकल, हर वर्कर उनको जानता है, लोग उनके जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बलि का बकरा है, बलि का बकरा राजनीति में कोई नहीं होता है, ये मुहावरा मुझे नहीं लगता कि फिट बैठेगा। और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि प्रियंका इच्छुक भी नहीं थी चुनाव लड़ने की, क्योंकि अगर अच्छा ये भी है कि अगर सारे ये लोग दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे तो फिर टाइम भी नहीं मिलेगा, प्रचार करने के लिए कौन जाएगा। तो ये तो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वायनाड का खत्म होने के ठीक है सर, बाद इन लोगों ने निर्णय लिया। ठीक है सर, वायनाड बिल्कुल पहले सही, नहीं कर बिल्कुल सकते सही थे। कहा। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि कई बार सेफ सीट भी जो है वो चैलेंजिंग हो जाती है। और रायबरेली की अगर हम बात करें तो हमें ये भूलना नहीं होगा, 3 बार कांग्रेस यहाँ से हारी है उपचुनाव समेत बाकी चुनाव को अगर हम गिने। याद होगा आपको, इंदिरा गांधी भी यहाँ से हारी थी राजनारायण से। बहुत अहम सीट है, लेकिन समीकरण जो हैं वो बदलते रहते हैं। चलिए मैं आगे शेट्टी साहब आपके पास आऊंगा एक दिलचस्प सवाल के साथ, लेकिन जरा सुन लेते हैं कि स्मृति ईरानी और मल्लिकार्जुन खड़गे आखिर उनकी राय क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या आई है इस फैसले के बाद, जरा सुनते हैं। आज गांधी परिवार का अमेठी लोकसभा क्षेत्र से ना लड़ना इस बात का संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में अमेठी में जो बहुमुखी विकास हुआ है, उस विकास के चलते आज अमेठी की जनता ये पूछ रही है कि अगर 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा अभूतपूर्व विकास संभव हुआ अमेठी में, तो 50 साल से और विशेषतः 15 साल लापता रहने के बाद इतनी पीढ़ियों की हानि गांधी परिवार ने अमेठी लोकसभा क्षेत्र में क्यों की। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी छोड़ के भाग रहे, डरो मत, भागो मत। नहीं, उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी। हाँ, पूछो उनको। तो आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बड़े लीडर्स की प्रतिक्रिया सुनी और सभी के अपने अपने दावे यहां पर नजर आते हुए दिलचस्प हो गई है उत्तर प्रदेश की अब ये सियासी लड़ाई। इन सब के बीच में शेट्टी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मान लीजिए वायनाड भी जीत गए, रायबरेली भी जीत गए, दोनों ही सीटों पर राहुल गांधी ने अगर जीत हासिल कर ली, तो सवाल उठता है कि चुनेंगे किसे, वायनाड या फिर रायबरेली? देखिए, ये प्रश्न तो 4 तारीख के बाद की है। 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद ये राहुल जी के निर्णय होगा, एआईसीसी का निर्णय होगा, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना
मार्जिन से आप जीतते हैं, उसके बाद ये स्ट्रेटेजाइज किया जाता है। उसको आज हम बयान कुछ भी इसमें देना उचित नहीं है। मगर मैं जो विश्लेषक है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रही थी कि वायनाड में उसी समय अगर रायबरेली डिक्लेयर किया होता तो वायनाड में इसका असर होता, मैं नहीं मानता इस बात को। 2019 में दोनों जगह पे वो एक ही समय डिक्लेयर किया गया था। वायनाड से भी लड़ रहे थे और अमेठी से भी लड़ रहे थे। तो 2019 में अमेठी वो हार गए, वायनाड में उनको जीत मिली। और 2019 का जो माहौल था चुनाव का वो बहुत ही अलग था। पुलवामा हमला के कारण भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के बहुत सारे लोगों को वो इमोशनल इश्यू पे वोट मांगा, हमारे शहीद जवानों के बलिदान के ऊपर वोट मांगा, इसलिए उस समय 19 में एक अलग माहौल था। मगर आज 2024 में जो प्रधानमंत्री कांग्रेस को घेरते थे 2014 में भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, आज हमने देखा वही सब भ्रष्टाचारी 2G घोटाले वाले हो, आदर्श घोटाला वाले हो, सबको अपने पार्टी में शामिल करके लोकसभा का टिकट दिया गया। कोयला घोटाला वाले को और आदर्श घोटाला वाले को तो राज्यसभा भेज दिया गया। और जो 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला महाराष्ट्र में हुआ था, उस अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया। तो माहौल अलग है और 19 से 24 के बीच में लोगों का आंख खुल चुकी है। लोग समझ गए कि जो प्रधानमंत्री जी को हमको भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मसीहा के रूप में हमने वोट डाला था, आज वही भ्रष्टाचारी लोगों के वो सरदार बन चुके हैं। और जहां तक वुमेन सेफ्टी का भी है, वो देखा लोगों ने कि जिस तरह जो बच्चियां कुश्ती के खेल में इस देश को गर्व करते हुए मेडल लेके आई, वो दिल्ली की सड़कों में उनको पीटा गया। और आज राकेश जी आप कहां चाहेंगे अगर राहुल गांधी को वायनाड और रायबरेली में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किस सीट मतलब चूंकि कार्यकर्ता और पार्टी के तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनकी भी अपनी राय होती है, आप कहां चाहेंगे कि राहुल गांधी कहां से जो है वो प्रतिनिधित्व करें? देखिए, मेरे चाहने से नहीं होगा ना। वहां के लोकल वर्कर्स, लोकल कार्यकर्ता और वहां की जनता क्या चाहती है, क्योंकि आज वायनाड में कुछ कैमरा पर्सन गए थे और उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश किया, तो वायनाड के लोगों ने बोला कि नहीं, उनको अगर वो लड़ रहे हैं रायबरेली से तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात है नहीं कि एक व्यक्ति दो दो जगह पे। हमने देखा वाजपेयी जी हो या खुद नरेंद्र मोदी जी 2014 में वाराणसी से भी लड़े, अहमदाबाद से भी लड़े, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बड़ा नेता होता है वो दो दो जगह से लड़ता है चुनाव, क्योंकि उसमें वो क्या तो है कि हम इसका जान रहे हैं, बेनिफिट। लेकिन ये थोड़ा सा इस बार जो ये मामला है ना वायनाड और खास तौर पे रायबरेली का, ये थोड़ा और दिलचस्प है। और इस सवाल के साथ मैं रामदत्त सर आपके पास आऊंगा और इसमें ज़रा एक और बड़ा गणित छुपा हुआ है, इस पे बात करेंगे हम। लेकिन अनिला जी आपके पास मैं आना चाहूँगा। अब ख़ास तौर पे जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं हाल फिलहाल के जो चुनाव हुए हैं, 2 फेज के जो चुनाव हुए हैं, उसमें जो कम वोटिंग हुई है और जिस तरह से इंटरनल रिपोर्ट आ रही है उससे परेशान हैं। राकेश शेट्टी साहब ने भी कई सवाल उठाए हैं, आपका जवाब क्या होगा? कम वोटिंग से तो जो विपक्ष है ना उसको परेशान होना चाहिए, एनडीए अलायंस को कोई परेशानी नहीं है। ये लोग नए नए मैदान में उतरे हैं ना, इन लोगों ने एक नया अलायंस बनाया है ना, तो चिंता इनको होनी चाहिए कि वोट परसेंटेज इतना क्यों कम जा रहा है। हमारा तो जो वोट है वो तो पड़ रहा है, क्योंकि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो हम तो संगठन के लिए जाने जाते हैं, तो हमारा वोट तो पड़ा है। इनका वोट पड़ा है या नहीं पड़ा है ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। और दूसरी बात ये, मैं राकेश जी को सुन रही थी, राकेश जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2 जगह से चुनाव लड़ना ये अधिकार हम लोगों को मिला हुआ है और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बात यहाँ पर हो रही है राहुल गांधी जी की, प्रियंका जी की, इस परिवार की हो रही है। बात यहाँ पे ये हो रही है कि जो लास्ट डे ऑफ नॉमिनेशन है तब नाम डिक्लेयर क्यों हो रहा है, क्यों नहीं पहले से कर दिया, बात इसकी हो रही है। और इन सब की चिंता भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भी नहीं है। और जब फिरोज गांधी जी चुनाव लड़ सकते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी ने इच्छा जताई थी, तो उनको ये मौका क्यों नहीं दिया गया? भाई शर्मा जी को दिया गया, समझ में आता है, पर वो उनको भी दिया जा सकता था। बात ये है कि भारत की जनता को क्या मूर्ख समझा हुआ है?
ये लोग जो आप अभी आपने भ्रष्टाचारियों की पूरी लिस्ट यहाँ पर गिना दी, ये आप लोगों के रजीम में ये भ्रष्टाचारी थे। इनके मुकदमे जो हैं वो कोर्ट जाने। अनिला जी, मेरे पास हमारे समय कम यहाँ है, आते हैं तो मेरे पास बंदा ना समय एक कम है, आपकी सेकंड बात आ भी गई, कर दे। आपकी बात आ गई। मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत कम है। मैं लास्ट एक सवाल के साथ रामदत्त जी आपके पास आना चाहता हूं। वायनाड और रायबरेली 2026 में केरल में चुनाव होंगे। वायनाड सेफ है, केरल जो है वो ज्यादा आसान है कांग्रेस के लिए यूपी के मुकाबले। 2022 के कम से कम रिजल्ट्स को अगर हम देखें, 2027 अगर राहुल गांधी इन दोनों जगहों से जीत जाते हैं, चुनाव मुश्किल होगा, आपको लगता है? हाँ, मुश्किल भले होगा, लेकिन मुझे लगता है कि वायनाड ही छोड़ेंगे वो, और रायबरेली को रिटेन करेंगे मेरे हिसाब से। और ये हो सकता है कि वायनाड से प्रियंका उपचुनाव लड़ें, लेकिन रायबरेली सीट को नहीं छोड़ेंगे, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि रायबरेली ज्यादा ट्रेडिशनल पुरानी सीट रही है। और इसलिए मेरा मतलब हमारा सोचना तो यही है कि भाई वो वायनाड को छोड़ देंगे, और वायनाड से ये हो सकता है कि परिवार का संबंध बनाए रखने के लिए अगर प्रियंका गांधी तैयार होती हैं चुनाव लड़ने को तो उनको लड़ा दें, अन्यथा वहां के जो लोकल लोग हैं वो लड़ेंगे। चलिए, मेरे पास समय इतना ही है, इसलिए मैं इससे ज्यादा इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकता। कोशिश मेरी यही थी कि सभी पक्ष सामने रखें, स्पष्ट रूप से सभी बातें आपके सामने रखें। जाहिर है रायबरेली से राहुल गांधी का नामांकन, वहां से उनका चुनाव लड़ना यूपी के सियासी लड़ाई को दिलचस्प बनाता है। अपने सभी खास एक्सपर्ट्स का, मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। रामदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिला जी और इसके साथ ही राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना पक्ष रखने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।